भारत की आर्थिक कहानी में ना एक साल ऐसा है जिसने सब कुछ, मेरा मतलब है सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो साल था 1991। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये भारत के लिए एक बिल्कुल नई आर्थिक सुबह थी। आज हम इसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं। अच्छा, जरा सोचिए एक ऐसे भारत के बारे में जहां अगर कार खरीदनी हो तो आपके पास सिर्फ 3 मॉडल होते थे, बस 3। या फिर एक टेलीफोन कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए सालों इंतजार करना पड़ता था। दुकानें थीं, सामान भी था, पर चुनने के लिए वैरायटी नहीं थी। ये कहानी उसी भारत की है, और ये समझने की है कि वो भारत आज के इस भारत में कैसे बदला। तो इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे आजादी के बाद का भारत कैसा था। फिर आएगा लाइसेंस राज का दौर। उसके बाद 1991 का वो बड़ा मोड़। फिर हम देखेंगे कि कैसे भारत बदला और बढ़ा। और आखिर में ये बात करेंगे कि ये सब जानना आज हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल पहले पड़ाव से। 1947 में आजादी के बाद भारत ने एक तरह से एक बंद दरवाजे वाली अर्थव्यवस्था को चुना। मतलब हम सब कुछ खुद ही करेंगे। देखिए, उस समय हमारे नेताओं का सपना था आत्मनिर्भरता का। उन्हें लगता था कि देश तभी तरक्की करेगा जब हर उद्योग, मतलब सुई से लेकर जहाज तक, सरकार के कंट्रोल में हो। अब इरादा तो बहुत नेक था, पर इसका नतीजा ये हुआ कि प्राइवेट बिजनेस के लिए, नए आइडियाज के लिए दरवाजे लगभग बंद ही हो गए। और इसी सरकारी कंट्रोल ने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जिसे आज हम सब लाइसेंस राज के नाम से जानते हैं। लाइसेंस राज, इसका सीधा सा मतलब था इजाजत। सोचिए, किसी को फैक्ट्री लगानी है, लाइसेंस लो। फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके लिए भी लाइसेंस लो। अरे अपने बनाए सामान की कीमत भी बदलनी है तो भी सरकार से पूछो। इस सिस्टम ने नए बिजनेस को, नए विचारों को पनपने से पहले ही मानो जकड़ लिया था। इस दौर की एक बहुत दिलचस्प कहानी लेखक गुरचरण दास की है। वो उस वक्त एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। वो बताते हैं कि कैसे एक सरकारी अफसर ने उन्हें एक बहुत ही छोटी सी बात पर जेल भेजने की धमकी दे डाली। तो उन्होंने उस अफसर को जवाब दिया, ठीक है, लेकिन ये खबर बाहर निकल जाएगी और दुनिया के अखबारों में छपेगा कि भारत में मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जीक्यूटिव छोटी छोटी बातों पर जेल जाते हैं। ये छोटा सा किस्सा उस डर और बेबसी को दिखाता है जिसका सामना बिजनेस करने वालों को रोज करना पड़ता था। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण ने तो इस हालत को महाभारत के चक्रव्यूह जैसा बताया। बिल्कुल सटीक। एक ऐसा जाल जिसमें कोई भी बिजनेस घुस तो सकता था, लेकिन अगर वो घाटे में चला जाए या टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ जाए तो उसे बंद करके बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। और इसका नुकसान ये होता था कि देश का पैसा, देश के संसाधन गलत जगहों पर फंसे रह जाते थे। और फिर आया साल 1991, एक ऐसा संकट जिसने भारत को अपनी राह बदलने पर मजबूर कर दिया। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि हमारे पास विदेशों से जरूरी सामान जैसे पेट्रोल खरीदने के लिए सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। सोचिए, बस 15 दिन। देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। तब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी ने एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम उठाया। जुलाई 1991 में एक बजट भाषण के साथ भारत में आर्थिक सुधारों की एक नई लहर शुरू हुई। लाइसेंस राज को खत्म किया गया, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया गया और दुनिया के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सुधारों का नतीजा क्या निकला और इसका असर सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों पर नहीं, बल्कि एक आम इंसान की जिंदगी पर कैसे पड़ा। और ये बदलाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने लगा। कहाँ पहले सिर्फ 3 तरह की कारें थीं और आज 30 से भी ज्यादा हैं। कहाँ सिर्फ दूरदर्शन के 1-2 चैनल थे और आज 800 से ज्यादा चैनल हैं। फोन के लिए जो सालों का इंतजार था वो अब मिनटों में खत्म हो गया। बाजार में इतने विकल्प आ गए, इतने अवसर आ गए कि दुनिया ही बदल गई। और सबसे जरूरी बात, लोगों की आमदनी बढ़ी। इस टेबल को देखिए, यह साफ साफ कहानी बताता है। साल 2001 से 2010 के बीच जो निम्न आय वर्ग के परिवार थे, उनकी संख्या 72% से घटकर 51% रह गई। ये लाखों परिवार गरीबी से निकलकर एस्पायर्स और मिडिल क्लास का हिस्सा बने। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। अब देखिए, जैसे जैसे आमदनी बढ़ी, लोगों के खर्च करने का तरीका भी तो बदला। आंकड़े बताते हैं कि 1987 से 2012 के बीच एक औसत मिडिल क्लास परिवार का महीने का खर्च लगभग 13 गुना बढ़ गया। लोग अब सिर्फ जरूरत की चीजों पर नहीं, बल्कि बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और एक अच्छी लाइफस्टाइल पर भी खर्च कर रहे थे।
और इन सुधारों का जो सबसे बड़ा नतीजा निकला वो था भारत के एक बहुत बड़े मिडिल क्लास का जन्म। 1990 में जहां 5 करोड़ से भी कम लोग इस वर्ग में थे, आज ये संख्या 30 करोड़ से भी ज्यादा है। और यही नया मिडिल क्लास भारत की तरक्की का इंजन बन गया। और अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात करें, एक बड़े पिक्चर में देखें, तो आज़ादी से लेकर अब तक भारत की जीडीपी में लगभग 133 गुना की बढ़ोतरी हुई है। और इस बढ़ोतरी की जो रफ्तार थी वो 1991 के बाद कई गुना तेज हो गई। तो इस पूरी कहानी का आज के दिन हमारे लिए क्या मतलब है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? क्यों ये जानना जरूरी है? देखिए, यहाँ 3 मुख्य बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, लाइसेंस राज जैसी बंदिशें देश की असली क्षमता को रोक कर रखती हैं। दूसरी, 1991 के सुधारों ने उस बंद दरवाजे को खोला और भारत की असली ताकत को बाहर आने का मौका दिया। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, आज हमारी जिंदगी में जो इतने सारे विकल्प और अवसर हैं, वो सब उसी बड़े बदलाव की देन है। 1991 में भारत की कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय लिखा। लेकिन अब सवाल ये है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? आने वाले सालों में भारत के सामने कौन सी नई चुनौतियां होंगी और कौन से नए अवसर पैदा होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर लिखना है। तो जरा सोचिए, क्या कोई ये कल्पना कर सकता है कि किसी देश में अपनी ही तय क्षमता से ज्यादा माल बनाना, मतलब अपनी ही फैक्ट्री में ज्यादा उत्पादन करना, एक जुर्म हो सकता है? हाँ, सुनने में बिल्कुल अजीब लगता ना, कोई यकीन ही नहीं करेगा आज के जमाने में। एकदम। मतलब जरा सोचिए, एक कंपनी जो देश की जरूरत पूरी करने के लिए ज्यादा चीजें बनाना चाहती है और उसे सरकार से सजा दी जा रही है। आजादी के ठीक बाद भारत में कुछ ऐसा ही माहौल था। बिल्कुल। और आज के इस गहन अध्ययन में हम इसी कमाल के सफर को डिकोड कर रहे हैं। हाँ, 1947 से लेकर 2026 तक हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का वो अविश्वसनीय सफर, जहां 15 अगस्त 1947 को हम हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ 2.7 लाख करोड़ रुपए की थी, और आज हम $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और अब तो हम $7.3 ट्रिलियन के लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस सफर को समझने के लिए ना हमें अर्थशास्त्र के उन भारी भरकम शब्दों को थोड़ा किनारे रखना होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारा मकसद है इसे आसान भाषा में समझना। सही कहा। हमें उन बुनियादी तंत्रों को समझना होगा जिन्होंने जमीनी स्तर पर बदलाव किए। आज की चर्चा के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन और ठोस स्रोत हैं, जैसे गुरचरण दास की किताब है इंडिया अनबाउंड। इसके अलावा हमने भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे के दस्तावेज लिए हैं और कई अहम आर्थिक शोध लेख भी हैं। तो हमारा मिशन आज एकदम साफ है। हमें ये समझना है कि कैसे नीतियां भयानक आर्थिक संकट और उनके बाद जो सुधार हुए वो कैसे किसी आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को बदल देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये शुरू हुई थी, 1947 से। हाँ, जब हम आजाद हुए तो हमारे सामने एक बिल्कुल कोरी स्लेट थी। हमें तय करना था कि हम आर्थिक तरक्की का कौन सा रास्ता चुनेंगे। उस वक्त के नेतृत्व ने एक समाजवादी या कहें सोशलिस्ट मॉडल को अपनाया। देखिए, नियत पर शक नहीं कर सकते। नीति निर्माताओं की नियत शायद बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत बुनियादी गलती कर दी है ना। हाँ बिल्कुल। उनका पूरा फोकस ना वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यानी संपत्ति वितरण पर केंद्रित हो गया, जबकि उस वक्त भारत एक नवजात और गरीब देश था। हमें सबसे पहले वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति निर्माण की जरूरत थी। और यही वजह थी कि व्यापार और मुनाफा कमाने को लोग एक तरह के संदेह की नजर से देखने लगे थे। एकदम सही। और यहीं से जन्म हुआ उस व्यवस्था का जिसे हम लाइसेंस परमिट कोटा राज कहते हैं। उफ, वो लाइसेंस राज। हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है ना, उसके लिए इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। उस दौर में सोच ये थी कि राज्य सरकार ही अर्थव्यवस्था का हर एक पहलू कंट्रोल करेगी। मतलब कौन सी कंपनी व्यापार कर सकती है, वो क्या बनाएगी और यहाँ तक कि कितना बनाएगी और किस कीमत पर बेचेगी, सब सरकार तय करती थी। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी कागजी कार्रवाई नहीं थी। गुरचरण दास ने अपनी किताब इंडिया अनबाउंड में बहुत ही जमीनी किस्से बताए हैं। जैसे वो मशीन के पुर्जे वाला किस्सा। बिल्कुल। उन्होंने बताया है कि कैसे एक छोटे से मशीन के पुर्जे को आयात करने के लिए एक उद्योगपति को दिल्ली के सरकारी दफ्तरों के 50 चक्कर लगाने पड़ते थे। बाप रे, 50 चक्कर सिर्फ एक पुर्जे के लिए?
और यही वो दौर था जब हर फाइल को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत का लेन देन आम बात हो गई थी। लोग इसे सूटकेस ऑफ कैश कहते थे। हाँ, बिना सूटकेस के तो फाइल खिसकती ही नहीं थी। अगर मैं इसे एक एनोलॉजी से समझाऊं ना, तो ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी धावक को रेस में दौड़ने के लिए कहा जाए, लेकिन उसके पैरों में लाल फीताशाही की भारी जंजीरें बांध दी जाएं। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। ऐसे में कोई भी कैसे दौड़ेगा? और आपने शुरुआत में जो बात कही थी ना, वो सबसे ज्यादा हैरान करती है। हम दुनिया के शायद एकमात्र ऐसे गैर कम्युनिस्ट देश थे जहां अपनी ही तय लाइसेंस क्षमता से ज्यादा उत्पादन करना गैर कानूनी था। ये तो हद ही है। लेकिन इसके पीछे सरकार का तर्क क्या था? और तर्क ये था कि अगर मान लीजिए एक बड़ी कंपनी को 1000 यूनिट बनाने का लाइसेंस मिला है और वो अपनी कुशलता से 1200 यूनिट बना लेती है, तो सरकार को लगता था कि वो बाजार में किसी छोटी कंपनी के हिस्से का माल खा जाएगी। अच्छा, मतलब छोटे उद्योगों को बचाने की कोशिश थी। लेकिन इसका जमीनी नतीजा तो बहुत खराब हुआ ना? बहुत ही भयानक नतीजा हुआ। उद्योगपतियों ने ये समझ लिया कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारने या कस्टमर को अच्छी सर्विस देने में कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर वो पैसा कहाँ लगाते थे? वो अपना सारा समय और पैसा दिल्ली की नौकरशाही में अपनी पहचान बनाने और नए लाइसेंस हथियाने में लगाने लगे। बस ये पक्का करते थे कि कोई नया प्रतिस्पर्धी बाजार में घुस ही ना पाए। मतलब पूरी ऊर्जा व्यापार को बढ़ाने के बजाय सिर्फ अपनी मोनोपोली, अपना एकाधिकार बनाए रखने में खर्च हो रही थी। इसका सीधा असर तो आम उपभोक्ता पर पड़ा होगा। बिल्कुल पड़ा। बाजार में कोई ऑप्शन ही नहीं थे लोगों के पास। आपको याद है बजाज चेतक स्कूटर का हाल? अरे हाँ, मैंने सुना है अगर किसी को वो स्कूटर खरीदना होता था तो बुकिंग कराने के बाद 10-10 साल तक इंतजार करना पड़ता था। सही सुना है आपने। और इसी लाल फीताशाही की वजह से दशकों तक भारत की विकास दर सिर्फ 3.5% के आसपास ही रेंगती रही, जिसे अर्थशास्त्रियों ने मजाक में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम दे दिया था। बिल्कुल, हम दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे। गरीबी कम नहीं हो रही थी और जो हमारा मध्यम वर्ग है वो महज 9 से 10% की आबादी में सिमट कर रह गया था। और ये तब हो रहा था जब हमारे आसपास के देश जैसे दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, जिन्हें एशियन टाइगर्स कहा जाता है, हाँ, वो बाजार आधारित नीतियां अपनाकर अपनी विकास दर को 2 गुना तिगुना कर रहे थे। वो अपने लोगों को गरीबी से निकाल रहे थे और हम वहीं अटके थे। और इस पूरी व्यवस्था ने देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद को अंदर से इतना खोखला कर दिया था कि एक छोटे से बाहरी झटके से ही पूरी इमारत गिरने वाली थी। और यहीं से हमारी कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर आती है। 1991 का ऐतिहासिक संकट। ये एक सीधा कारण और प्रभाव वाला मामला दिखता है मुझे। जब आप दशकों तक विकास को रोकेंगे और सरकारी खर्च बिना सोचे समझे बढ़ाएंगे, तो अर्थव्यवस्था तो औंधे मुंह गिरेगी ही। बिल्कुल गिरेगी। 1980 के दशक के आखिर तक सरकार की हालत आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली हो गई थी। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 8.4% के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। और उसी वक्त बाहरी दुनिया में, मतलब ग्लोबल लेवल पर, एक बड़ा भूचाल आ गया। 1990 में खाड़ी युद्ध शुरू हो गया था ना? हाँ, इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और इसके तुरंत बाद इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई। और भारत तो पूरी तरह से आयातित तेल पर निर्भर था। बिल्कुल, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से खाली होने लगा। और एक और दिक्कत हुई, जो भारतीय खाड़ी देशों में काम करते थे और पैसा घर भेजते थे, वो भी अचानक से रुक गया। हम सब इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं कि 1991 में आर्थिक संकट आया था। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है अक्सर बात बहुत ऊपर ऊपर से बता दी जाती है। हम दिवालिया होने के, यानी डिफॉल्ट करने के कितने करीब थे असल में? स्थिति बहुत ही विकट थी। देश की मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर लगभग 17% को छू रही थी और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि सिर्फ अगले 15 दिनों का ही जरूरी आयात किया जा सकता था, है ना? हाँ, सिर्फ 15 या 20 दिन का। ये किसी भी देश के लिए सबसे बुरा सपना होता है। उस समय आयात का बिल चुकाने के लिए एक बहुत ही दर्दनाक कदम उठाना पड़ा। हाँ, सरकार को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। बिल्कुल। बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास सोना गिरवी रखा गया। जब कड़ी सुरक्षा में सोना हवाई जहाजों में लादकर देश के बाहर जा रहा था, तो वो सिर्फ एक वित्तीय लेन देन नहीं था। वो देश के सम्मान पर एक बहुत बड़ा आघात था, एक मनोवैज्ञानिक चोट थी। एकदम सही। और यहीं पर वो ऐतिहासिक बदलाव हुए जिन्हें हम एलपीजी सुधार कहते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हाँ, उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की।
लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही विश्लेषणात्मक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या उस वक्त की सरकार ने सच में कोई दूरदर्शी सोच के तहत ये सुधार किए थे? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है, जब आप आईएमएफ के पास आपातकालीन लोन लेने जाते हैं तो वो तो अपनी कड़ी शर्तें थोपते ही हैं। तो क्या ये सुधार अपनी मर्जी से हुए थे या विश्व बैंक और आईएमएफ ने बंदूक की नोक पर ये शर्तें मनवाई थी? हम निष्पक्ष होकर देखें तो सोर्स क्या कहते हैं? ये बहुत ही सटीक और जायज सवाल है। देखिए, ओरिजिनल सोर्सेज को अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो हाँ, जब भारत ने आईएमएफ से मदद मांगी तो उन्होंने बहुत स्पष्ट और कड़ी शर्तें रखी थीं। मतलब दबाव तो था? दबाव तो 100% था। आईएमएफ ने कहा था कि भारत को अपनी बंद अर्थव्यवस्था खोलनी होगी, रुपए का अवमूल्यन करना होगा और सरकारी खर्चों में कटौती करनी होगी। तो फिर इसमें हमारे नेताओं का क्या रोल था? यहीं पर तत्कालीन नेतृत्व की राजनीतिक बुद्धिमत्ता की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने सिर्फ आईएमएफ की शर्तें पूरी करने के लिए कोई खानापूर्ति नहीं की, बल्कि उन्होंने इस भयानक संकट को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने दशकों पुराने पूरे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ढांचे को जड़ से उखाड़ फेंका। अच्छा, मतलब उन्होंने उस संकट के शोर में उन सुधारों को लागू कर दिया जिन्हें राजनीतिक विरोध के कारण सामान्य दिनों में करना तो असंभव ही होता। बिल्कुल। आप सुधारों की गहराई देखिए। जो आयात शुल्क यानी इम्पोर्ट टैरिफ कभी 130% तक हुआ करता था, उसे एक झटके में घटाकर 30% की तरफ लाया गया। और आज तो वो लगभग 15% के आसपास है। हाँ, और इसका मतलब था कि अब भारतीय कंपनियों को दुनिया की बेहतरीन कंपनियों से सीधा मुकाबला करना था। सिर्फ 6 खतरनाक उद्योगों को छोड़कर बाकी सब जगह से लाइसेंस सिस्टम हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और एफडीआई के लिए भी तो दरवाजे खोल दिए गए ना? बिल्कुल। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई आने लगा। रुपए का लगभग 22% अवमूल्यन किया गया ताकि भारत का निर्यात पूरी दुनिया में प्रतिस्पर्धी बन सके। लेकिन ये सब कुछ रातों रात हुआ तो इतना आसान तो नहीं रहा होगा। भारतीय कंपनियों को अचानक विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। कई पुरानी कंपनियां जो बस लाइसेंस राज के भरोसे जी रही थीं, वो बंद भी हो गईं। हाँ, दर्द तो था, लेकिन अगर हम एक बड़ी तस्वीर देखें तो 1991 में जो बीज बोया गया था उसका सबसे बड़ा फल देश की आम जनता को मिला। बिल्कुल, और यहीं से हमारी कहानी उस वर्ग की ओर मुड़ती है जो आज भारत के आर्थिक इंजन की धुरी है, यानी हमारा मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें ना, तो 1950 से लेकर 1990 तक गरीबी हटाने में हमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन 1991 के सुधारों के बाद लगभग 45 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 45 करोड़, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और मध्यम वर्ग का जो आकार पहले सिर्फ 9% था, वो तेजी से उछलकर 30% से भी ज्यादा हो गया। और ये बदलाव तो सड़कों पे भी साफ दिखता था। मुझे हमारे स्रोतों का वो हिस्सा याद आ रहा है जहां बताया गया है कि 1990 तक भारतीय सड़कों पर केवल 3 तरह की कारों के मॉडल्स देखा करते थे, एम्बेसडर, फिएट और मारुति। हाँ, बस यही 3 गाड़ियां दिखती थी। और आज देखिए, आज बाजार में 30 से ज्यादा कंपनियों के सैकड़ों मॉडल्स मौजूद हैं। प्रति व्यक्ति आय और खर्च में जबरदस्त इजाफा हुआ है। लेकिन यहाँ ना एक सबसे दिलचस्प बात मुझे लगती है। क्या बात? जब भी कोई देश आर्थिक तरक्की करता है तो वो एक पारंपरिक रास्ता अपनाता है। पहले लोग खेती छोड़ते हैं, फिर वो फैक्ट्रियों में यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाते हैं, और फिर जब देश अमीर हो जाता है तब लोग सर्विस सेक्टर में जाते हैं। बिल्कुल, पश्चिमी देशों ने यही रास्ता अपनाया था। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। हम मैन्युफैक्चरिंग को पार करके सीधे सर्विस और आईटी सेक्टर में कूद गए। ये तो कुछ ऐसा हुआ ना जैसे कोई बच्चा मिडिल स्कूल पास करे और हाई स्कूल छोड़कर सीधा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। क्या कमाल का उदाहरण दिया आपने। ये भारत की आर्थिक कहानी का सबसे अनूठा पहलू है। 1994 की राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति ने इस क्रांति को जन्म दिया, जिसने प्राइवेट कंपनियों को आने की अनुमति दी। लेकिन एक बात बताइए, भारत आईटी सेक्टर में अचानक से इतना सफल कैसे हो गया? इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस कारण थे। पहला, भारत के पास एक ऐसा बड़ा युवा वर्कफोर्स था जो अंग्रेजी बोल और समझ सकता था। पश्चिमी देशों की कंपनियों के लिए यह बहुत जरूरी था। और दूसरा कारण? दूसरा था हमारा भौगोलिक टाइम जोन। हमारा समय अमेरिका से बिल्कुल उल्टा है। जब अमेरिका के दफ्तरों में शाम होती थी तो वो अपना डेटा प्रोसेसिंग का काम भारत भेज देते थे, जहां सुबह हो रही होती थी। मतलब पश्चिमी देशों का काम 24 घंटे बिना रुके चलने लगा। क्या बात है। इसी ने भारत में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बीपीओ इंडस्ट्री की नींव रखी। बिल्कुल।
इस सर्विस सेक्टर बूम ने देश में पहली बार बड़े पैमाने पर व्हाइट कॉलर नौकरियां पैदा की और इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक असर भी हुआ। वो क्या? लेबर फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बैंकिंग और सर्विस सेक्टर से बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी। इससे परिवारों की आय दोगुनी हुई। और इसी से मिडिल क्लास के पास खर्च करने के लिए पैसा आया। लेकिन देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाई स्कूल छोड़कर सीधा यूनिवर्सिटी जाने के कुछ भारी नुकसान भी तो हुए होंगे ना? हाँ, बिल्कुल हुए हैं। आईटी सेक्टर ने देश में अरबों डॉलर तो ला दिए, एक मजबूत उच्च मध्यम वर्ग भी बना दिया। लेकिन जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे, उनके लिए नौकरियां कहाँ से आईं? आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। हम वो औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चूक गए जो चीन, ताइवान या वियतनाम ने किया था। सीधा यूनिवर्सिटी जाने का नतीजा? हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि आज भी भारत की लगभग 45% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए कृषि पर निर्भर है, जबकि जीडीपी में कृषि का योगदान 15% से भी कम है। और वहीं दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार आज भी बस 11-12% के आसपास अटका हुआ है। सही कहा। आईटी सेक्टर धन पैदा करने में तो माहिर है, लेकिन वो करोड़ों कम पढ़े लिखे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा नहीं कर सकता। और मुझे लगता है यही सीमाएं हमें आधुनिक युग में ले आती हैं। 2014 से 2026 का दौर, जब समझ आ गया कि आईटी बूम की एक लिमिट है और असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है, तब एक नए बुनियादी ढांचे की जरूरत महसूस हुई। बिल्कुल, और यहीं से डिजिटल इंडिया मिशन और अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइज करने यानी औपचारिक बनाने की शुरुआत हुई। पिछले एक दशक में भारत ने तकनीकी मोर्चे पर जो डिजिटल छलांग लगाई है, वो पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी है। सच में भारत ने ये समझ लिया था कि अगर अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाना है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना ही होगा। आज हमारा यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। ये तो हम सब रोज ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पश्चिमी देशों के सिस्टम से अलग कैसे है? देखिए, अमेरिका या यूरोप में पेमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट कंपनियों जैसे वीजा या मास्टरकार्ड के हाथ में हैं। वो हर ट्रांजैक्शन पर मोटा कमीशन लेते हैं। लेकिन भारत ने यूपीआई को एक डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में बनाया, जिसे कोई भी मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है। ये वास्तव में एक क्रांतिकारी कदम था। इसने गली के सब्जी वाले से लेके बड़े शोरूम तक सबको एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया। और 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो उसने देश भर में बिखरे हुए सैकड़ों टैक्स के जाल को खत्म कर दिया। भारत पहली बार एक राष्ट्र एक बाजार बन गया। इससे माल ढुलाई में लगने वाला समय और भ्रष्टाचार दोनों में कमी आई। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने की बात कर रहे हैं, तो 2016 की नोटबंदी का जिक्र करना भी तो जरूरी है। हाँ, डिमोनेटाइजेशन। हमारे शोध स्रोतों ने इसका बहुत ही निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया है। हमें वो देखना चाहिए। बिल्कुल। हम अगर किसी भी राजनीतिक पक्ष से हटकर सिर्फ सोर्सेस की बात करें, तो जब 8 नवंबर 2016 को अचानक 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए, तो उसका शुरुआती घोषित लक्ष्य क्या था? काले धन और भ्रष्टाचार पर प्रहार करना। जी हाँ। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत और रिपोर्ट के विश्लेषण को देखें, तो ये स्पष्ट होता है कि उस फैसले ने कुछ समय के लिए आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह बाधित कर दिया था। खासकर उस असंगठित क्षेत्र को जो पूरी तरह नकदी पर चलता था। एकदम सही। और रिपोर्ट ये भी मानती है कि अपने उस मूल लक्ष्य में यानी काले धन को पूरी तरह खत्म करने में इसे कोई असाधारण सफलता नहीं मिली, क्योंकि ज्यादातर कैश तो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ ही गया था। ये तो है। लेकिन इसका एक अप्रत्याशित असर भी तो हुआ था ना? हाँ, एक बहुत बड़ा दूरगामी प्रभाव ये रहा कि इसने देश को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ पूरी ताकत से धकेल दिया। जो लोग डिजिटल पेमेंट से डरते थे, उन्हें मजबूरी में से अपनाना पड़ा। और आज यही डिजिटल पेमेंट्स हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत रीढ़ बन गए हैं। इसे कहते हैं अर्थव्यवस्था की गतिशीलता। कई बार एक झटके का असर किसी दूसरे रूप में फायदेमंद साबित हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन इन सब डिजिटल तरक्की के बावजूद एक बहुत गहरी समस्या है जिस पर इकोनॉमिक सर्वे में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने इसे चक्रव्यूह की चुनौती का नाम दिया है। द चक्रव्यूह चैलेंज। ये नाम ही काफी दिलचस्प है। ये है क्या? ये आज के भारत की सबसे जटिल आर्थिक चुनौतियों में से एक है। सर्वे बताता है कि 1991 के बाद से हमने प्रवेश यानी बाजार में नई कंपनी खोलने की प्रक्रिया को तो काफी आसान बना दिया है। मतलब एंट्री आसान है। हाँ, लेकिन निकास यानी एग्जिट, अगर कोई कंपनी डूब रही है तो उसे बंद करने की प्रक्रिया आज भी महाभारत के चक्रव्यूह की तरह उलझी हुई है। अंदर जाना तो आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। अच्छा, इसे ही अर्थशास्त्र में मार्केटिज्म विदाउट एग्जिट कहा गया है।
लेकिन यहाँ ना हमारे सुनने वालों के मन में एक व्यावहारिक सवाल उठ सकता है। क्या सवाल? ये तो समझ आता है कि नई कंपनी खोलना आसान होना चाहिए ताकि रोजगार बढ़े, लेकिन अगर कोई कंपनी डूब रही है, घाटे में चल रही है, तो उसे बंद करना इतना जरूरी क्यों है? सरकार उसे बचाने की कोशिश क्यों ना करे? बहुत अच्छा सवाल है। इसे समझने के लिए हमें एक सिद्धांत समझना होगा, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यानी रचनात्मक विनाश। रचनात्मक विनाश? ये कैसा विनाश है? देखिए, जब कोई पुरानी या घाटे में चल रही कंपनी बंद होती है तो उसका फंसा हुआ पैसा, उसकी जमीन और वर्कर आजाद हो जाते हैं। फिर वही संसाधन किसी नई बेहतर कंपनी के काम आते हैं। अच्छा, मतलब जैसे प्रकृति का नियम है, पुराने पेड़ गिरेंगे तभी नए पौधों को धूप मिलेगी। बिल्कुल सटीक। लेकिन भारत में दशकों तक इसका उल्टा होता रहा। सरकारें घाटे में चल रही कंपनियों को सरकारी बैंकों से लोन दिलवाकर जिंदा रखती थीं, सिर्फ इसलिए ताकि नौकरियां जाने का राजनीतिक नुकसान ना हो। अरे बाप रे, मतलब ऐसी कंपनियां बन गईं जो न जी रही हैं और न मर रही हैं, बस बैंकों का पैसा सोख रही हैं। जिन्हें हम ज़ॉम्बी कंपनियां कह सकते हैं। ज़ॉम्बी कंपनियां, बिल्कुल सही शब्द है। इन ज़ॉम्बी कंपनियों के कारण भारतीय बैंकों का हजारों करोड़ रुपया फंस गया, जिसे हम एनपीए या बैड लोन कहते हैं। अब समझ आया, जो पैसा किसी नए स्टार्टअप या फैक्ट्री को मिलना चाहिए था, वो डूबती कंपनियों को कृत्रिम सांस देने में बर्बाद होता रहा। हाँ, और इससे नया निवेश और रोजगार रुक गया। इसी चक्रव्यूह से निकालने के लिए सरकार ने हाल ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या आईबीसी जैसे कड़े कदम उठाए हैं, जिसका मकसद है कि जो व्यवसाय नहीं चल पा रहे हैं, उनकी संपत्ति जल्दी बेची जाए और पूंजी को आजाद किया जाए। एकदम सही। तो अगर हम अपनी इस पूरी चर्चा को एक नज़र में समेटे, तो 1947 से आज तक का ये सफर किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। एक ऐसा देश जहां कभी अपनी क्षमता से ज्यादा उत्पादन करना अपराध था, आज वो दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन बन रहा है। 77 सालों में जीडीपी का 133 गुना बढ़ना और एक आम इंसान की कमाई में 35 गुना का इजाफा होना, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। बहुत बड़ी बात है। हमने अनेक भयंकर संकटों का सामना किया है, चाहे 1966 का अकाल हो, 1991 का दिवालिया होने का संकट हो, या फिर हाल की महामारी। हर बार देश ने अपनी गलतियों से सीखा है। लाल फीताशाही की घुटन से निकलकर डिजिटल इंडिया की छलांग लगाकर यह सफर बेहद शानदार रहा है। हाँ, इतने बड़े लोकतंत्र के लिए ये दुनिया के सामने एक अनूठी मिसाल है। लेकिन जैसा कि हमारे हर गहन अध्ययन के अंत में होता है, एक विचार हमेशा पीछे छूट जाता है जो आगे के रास्ते पर सवाल खड़े करता है। जी बताइए। शुरुआत में हमने लाइसेंस राज की जंजीरों में बंधे उस धावक की बात की थी जिसने 1991 में जंजीरें टूटने के बाद सीधे आईटी और सर्विस सेक्टर में ऊंची छलांग लगाई। हाँ, बिल्कुल। भारत ने कृषि से सीधे आईटी तक की उड़ान तो भर ली है और अब हम चक्रव्यूह से निकलने के रास्ते भी तलाश रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है। वो कौन सा सवाल? जब तक देश उन करोड़ों युवाओं के लिए फैक्ट्रियों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार पैदा नहीं करता, जो लोग कोडिंग नहीं कर सकते, तो क्या ये भविष्य में भारत के लिए मिडिल इनकम ट्रैप यानी मध्यम आय जाल में फंसने का एक बहुत बड़ा खतरा पैदा नहीं करता? ये वाकई आने वाले दशक का सबसे अहम सवाल है। यही तय करेगा कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद क्या हम सच में एक विकसित राष्ट्र बन पाएंगे या नहीं। बिल्कुल, ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जो किसी को भी अपनी अगली चाय या कॉफी के साथ गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। इसी अहम विचार के साथ आज के इस गहन अध्ययन को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।